घर जा रहे हो? धन्यवाद। अच्छा, बहुत गर्मी है। और कोई बाहर खड़ा है क्या? कोई नहीं खड़ा है तो आज चले वहां सीट खाली हो गई, सब बैठ गए हो। ठीक है, करो शुरू कहानी। हाँ अभी हो गई खाली, वो जा रही लड़की जा रही है। ठीक है बेटा पहुंचो। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? किसने की थी? दयाराम साहनी ने। उसके तुरंत बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम था राखाल दास। दरअसल ये बंगाली बाबू थे, तो इसका नाम इसलिए राखाल दास बनर्जी कहा जाता है। 1992 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर, उसको क्या बोल दिया गया? मृतकों का टीला। क्यों कहा गया? शोध का विषय चल रहा है, थोड़ा बहुत जो उनको पता होगा वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, अब इसकी कहानी तो शुरू हो गई। हमें क्या जानना है जो अपने एसएससी ग्रुप के लिए जानना है वो ये है कि इसका भौगोलिक विस्तार कहां तक रहा होगा, क्या है, ये हमने जान लिया है। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र था जिसको क्या कहते थे? हड़प्पा। ऐसा माना गया 1921 से पहले कि यहां पर कोई एक विशेष प्रकार की सभ्यता रही होगी, लोग यहां पर रहते होंगे, आवागमन आना जाना, उसके बाद में इनका व्यापार वाणिज्य का काम चलता था, धार्मिक रीति रिवाज थे, सामाजिकता के रूप में जो हम लोग जैसे रहते हैं वैसे ही ये लोग रहा करते थे। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया हड़प्पा, और पूरी सभ्यता को मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता का नाम दे दिया गया। तो क्या थी ये तो आपको मालूम चल गई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा? भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार की हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। अभी एक और है कोई क्या? अब देखो ऐसे देखो चलते रहेंगे। अच्छा, इनकी वजह से नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सुनो। पड़ोसी की कॉपी में देखो। अरे वहीं बैठ जाओ आराम। दिक्कत हो रही ना इधर। तो ठीक है, यहाँ बैठ जाओ आराम। पर्दा डलवा दें। अरे कोई बात नहीं, बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही ना, इतना काफी है। वो तो ये कहो कि एलईडी नहीं लगी है वरना आप लोग मेरे तक पहुंच भी नहीं पाते। अच्छी बात है कि छोटी क्लास है, मेरे तो पहुंच रहे हो। कई क्लासें ऐसी हैं जो बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, केवल एलईडी में देख के काम चलाते तुम लोग। अच्छी बात है, चलो यहां तक ठीक है। तो हम बात किसी करने वाले अब भौगोलिक विस्तार की। ठीक है, फिर छोटा सा एक हम लोग भाई गिरागिरी मत करो। हम बात कर रहे हैं भौगोलिक विस्तार की कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हमारी हड़प्पा सभ्यता है वो कहां से लेकर के कहां तक रही होगी। तो यहां पर एक क्षेत्र जिसका नाम है मांडा, और ये मांडा का क्षेत्र कहां पे है अगर हम सही मायने में कहें तो जम्मू और कश्मीर में। फिर हम उससे आते हैं नीचे के क्षेत्र में, और यहां पर एक क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं दैमाबाद। अब कहोगे दैमाबाद क्षेत्र पड़ता कहां पर है? तो ये पड़ता है नर्मदा नदी के छोर पर, जहां से नर्मदा नदी गुजर के गई है वहीं पर ये दैमाबाद का क्षेत्र पड़ता है। अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र का क्षेत्र मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब ये उत्तर से, यानी ये जो क्षेत्र है ऊपर का ये कौन सा है? उत्तर है, और नीचे का क्षेत्र कौन सा होगा? दक्षिण होगा। और इधर का क्षेत्र कौन सा होगा? और ये होगा पश्चिम होगा। ठीक है, तो यहां का भी एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं सूतकांगे डोर।
क्या नाम है इसका? सूतकांगे डोर। अभी भी खड़े हैं बाहर लोग। तुम लोगों का नाम इतिहास में दर्ज किया जाएगा। हाँ? चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं या किसी और के चैनल का नाम पूछ रहे हैं? ये उसमें नहीं जाती है। ये रिकॉर्डिंग केवल डीएम के पास पहुंचाने के पर्पज से की क्लासें होती हैं, ठीक है? बाकी जो आपको क्लासें वो मिल जाएंगी दूसरी जगह में बता दूंगा। पश्चिम में जगह कौन सी है? सूतकांगे डोर। और इधर हम जाएंगे जब पूरब तक, तो यहां पर जो क्षेत्र पहुंच जाएगा उसको हम लोग कहते हैं आलमगीरपुर। कौन सा क्षेत्र है ये? आलमगीरपुर। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां है ये? उत्तर प्रदेश में। ये जो क्षेत्र है ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा क्षेत्र है? ये भी पूछने वाली बात है। बलूचिस्तान क्षेत्र। कौन सा आएगा? अर्थात कह सकते हैं कि यह उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर तक क्षेत्र में फैली हुई है। कौन सी चीज? हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब है इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल रहा होगा। विशाल रहा होना होगा का मतलब है लगभग में 3 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र था ये? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अर्थात यहां से यहां तक थी ये 1100 किलोमीटर और यहां से यहां तक था ये 1600 किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका मतलब है कि इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में रहा होगा। अगर बहुत बड़े क्षेत्र में रहा होगा तो जरा सोचने वाली बात है कि इतना विकास ग्रामीण क्षेत्रों में होता है या नगरीय क्षेत्रों में? कौन सा होगा? नगरीय क्षेत्रों में। तो हम लोग मान सकते हैं कि इसका भौगोलिक जो विस्तार था यह नगरीय क्षेत्रों में था। हम कह सकते हैं कि यह ग्रामीण सभ्यता ना होकर के एक नगरीय सभ्यता थी। ये पश्चिम से पूर्व तक है 1100, फिर है हमारा 1600, ठीक है? उत्तर में कौन सा क्षेत्र आएगा? मांडा। दक्षिण में कौन सा आएगा? अगर वर्तमान स्टेट की आप बात करें तो वर्तमान में कौन सा आएगा? ये जम्मू कश्मीर। ये आ जाएगा आपका महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और ये आपका आ जाएगा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, यानी मेरठ का क्षेत्र। और अगर हम इधर बात करेंगे सूतकांगे डोर, तो पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में है? बलूचिस्तान के क्षेत्र में ये पाई जाती है। बहुत बड़े क्षेत्र में, यानी लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बड़ी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो हम लोगों ने किसकी याद कर ली है? भौगोलिक विस्तार की। अब कहां हम लोग पहुंचते हैं? विशेषताओं में। पॉइंट फंस रहे, समझ में आ रहा है नहीं? पहली बात है हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई थी? 1900। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और दयाराम साहनी के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। एक जो पॉइंट बताना भूल गया वो ये है कि जो पटरी बिछा रहे थे वो 2 भाई थे, एक जॉन ब्रंटन और एक विलियम ब्रंटन। ये दोनों भाई भाई थे। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले बताया कि यहां पर हो ना हो एक विशेष प्रकार की सभ्यता रही होगी, ठीक है? इसके अलावा बाद में बहुत सारे लोग आए, अर्नेस्ट मैके आए, एसआर राव आए हैं, आरएल स्टेइन आए हैं। इन लोगों ने इसके बारे में बताया है, लेकिन पूर्ण रूप से शुरुआत किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है? इस सभ्यता का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर में। उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? मांडा से लेकर के दैमाबाद तक, ठीक है? और पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर के आलमगीरपुर तक। ये इसका क्या हो गया? भौगोलिक विस्तार।
क्या मैं इसको थ्योरी के रूप में लिखाते चलूं या फिर ऐसे ही ठीक रहेगा? लिखना है? नहीं लिखना है। लोकतंत्र का जमाना है, जिसकी संख्या ज्यादा होगी वैसे काम होगा। खैर कोई नहीं, पहले मैं बात करता हूं विशेषताओं की, फिर लास्ट में लोग लिखेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है यहां पर लिखी हुई? नगर नियोजन। आज अगर हम हड़प्पा सभ्यता को याद कर रहे हैं तो उसका सबसे प्रमुख कारण एक ही है, और वो है उसका नगर नियोजन। क्योंकि ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, अर्थात अगर हम आज के संदर्भ में जोड़ें तो 2300 और 2500 कितना हो गया? लगभग में 4700 या 4800 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। क्या किसी भी सभ्यता का विकास होने में 2 दिन लगते हैं या फिर 200 साल लगते होंगे? कितना? 200 साल। यानी हम लोग इस सभ्यता से जानते हैं, इस समय से लेकर के, अगर हम इस समय से लेकर के जानते हैं तो इस समय तक पहुंचने के लिए उसने बहुत ही अथक प्रयास किए होंगे। ये यूं मान लीजिए जैसे कोई भी व्यक्ति 21 साल का हुआ, ठीक, और 21 साल में ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और उसने 20.5 साल का रहा होगा, मतलब जब भी उसकी डेट पूरी हो रही होगी और यूपीएससी का फॉर्म आया उसने डाल दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो निकल गया। 21वें साल में उसका सिलेक्शन हो गया किसमें? आईएएस में। हम लोग उसको आईएएस के रूप में कब से जानना है? जब वो 21 साल का था। अब जरा चलते हैं दूसरे पटल पे। क्या लगता है कि उसने 21वें साल में ही तैयारी शुरू की होगी? एक लंबा समय दिया होगा उसने। इस प्रकार की तैयारी के लिए मिनिमम 4 से 5 साल आप मान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो मेरा बीए फर्स्ट ईयर ही है, अभी कहां ग्रेजुएशन हुआ, मैं बाद में तैयारी करूंगा, जब हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। गलत फहमी में है आप लोग। किसी भी एग्जाम की तैयारी पहले ही की जाती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा होते हैं बरसाती मेंढक। बारिश आई, टर बारिश गई, घर में घुस गए। ऐसा ही होता है। वैकेंसी आएगी, कोचिंगें फुल, वैकेंसी नहीं है, कोचिंगें खाली। फिर वो कहते हैं हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, सारी कोचिंगें बेकार हैं। अगर तुमने घर में भी अगर बैठकर 5 साल तैयारी की होती लगातार, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। दिक्कत यह है कि बारिश हुई तभी मन हुआ टर्राने का, इससे पहले होता मन तो कुछ अच्छा हो जाता। किसी भी तैयारी के लिए, छोटी यूपी पुलिस की तैयारी के लिए आपको 2 साल चाहिए। लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं, ये सच है। कम से कम 2 साल चाहिए आपको यूपी पुलिस की तैयारी के लिए। हालांकि बच्चे ऐसे भी हैं हमारे संपर्क में जो 5 साल तैयारी कर रहे हैं और आज तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 से 4 साल में तैयारी की और आज वो अच्छी पोस्ट में है। जैसे मेरे 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 साल तैयारी करते हुए हो गया, वो मेंस लिख रहे हैं इस बार पीसीएस का। अब कुछ लोग 5 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा, प्री नहीं निकला उनका अभी तक। समस्याएं आती हैं। यहां तक पहुंचने के लिए, सभ्यता का निर्माण होने के लिए क्या उन्होंने वक्त नहीं दिया होगा? जाहिर सी बात है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे 3500 ईसा पूर्व मानते हैं। कहां से शुरू हो जाती है? 3500 ईसा पूर्व से। किसकी कहानी? हड़प्पा सभ्यता की कहानी। और यहां तक आते आते यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। कौन सी अवस्था है ये? अर्थात मतलब निचोड़ हो गई है। भाई आपने किसी को, ना तो आपने खेत में गेहूं उगते हुए देखा है, ना आपने कटते हुए देखा है, ना फिर उसको चक्की पे पिसते हुए देखा है, ना किसी को आटा गूंथते हुए देखा है।
आपने देखी है तो सिर्फ डायरेक्ट बनी हुई रोटी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो एक रोटी आपकी थाली तक पहुंचने में कितना समय लेती है। 5 महीने तो उसको खेतों में गुजर जाते हैं, शुरू से लेकर बीज से फिर पेड़ बनने तक और फिर उसमें फिर से दोबारा बीज आने तक 5 महीने वो गुजर जाते हैं, फिर आपके थाली तक वो पहुंचती है। तो आप सिर्फ थाली देख रहे हो, इस थाली का निर्माण यहां से शुरू होता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये लगभग 5000 साल पुरानी है, लेकिन नवीन सोच के अनुसार ये सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। 8000 मतलब हो गया कि 2000 साल तो आपका ये मान लीजिए जो आपकी 2023 चल रही है अब, और 6000 साल पूर्व। कितना? 8000 साल बोल रहे हैं हम। 2000 साल आपका ये हो गया जिसमें आप जी रहे हैं। शायद बहुत से बच्चे ऐसे इनमें होंगे जिन्होंने 2001 ईस्वी नहीं देखी होगी, 2002 में या 3 में उनका जन्म रहा होगा, है ना? कई लोग इसमें ऐसे हैं। और इससे बात हो रही, इससे पूर्व कितनी? 6000 ईसा पूर्व। तो हम कुछ विद्वानों के अनुसार मान सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हुई होगी? 6000 ईसा पूर्व से। और परिपक्व अवस्था कब पहुंची है? इसका मतलब है कि 5 और लगभग 3 8 यानी 750 वर्ष तक कौन सी सभ्यता रही? अब कैसे रही, क्यों रही, इसकी हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इस सभ्यता को याद रखने का जो सबसे विशिष्ट कारण है वो ये है इसका नगर नियोजन। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि हमारे जो घर बने हुए होते हैं इनके चारों तरफ ऐसे करके रोड होता है। वर्तमान में आप देखते हैं जैसे ही आप ये चौराहा पार करके आते होंगे पूर्णपुर वाला, इसमें एक विशेष चौराहा है ये वाला, देखा आपने? ये उस समय था, यानी उस समय ये जानते थे कि किस प्रकार से रोडों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी इस प्रकार से। इसके बाद में इनके किनारे पर घर बने हुए होते थे। घर बने हैं लेकिन इनके जो दरवाजे हैं वो मेन रोड पर नहीं खुलते थे आज की तरह कि हाईवे के किनारे जमीन खरीदी तुरंत दुकान बना दी। इतने लालची लोग नहीं थे उस समय। इनके दरवाजे खुलते थे पीछे की ओर। कहां? गली में। अब इस प्रकार से इनके नगर नियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। प्रत्येक घर में, हर एक घर में एक आंगन होता था उस समय भी। जिस समय को हम लोग मानते हैं ना कि वो धूर्त और मक्कार लोग हुआ करते होंगे, डंगर हुआ करते होंगे, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं आदिवासी, आदि मानव, ये उस समय की बात बता रहे हैं आपको। एक घर में एक आंगन, और लगभग में अधिकांश घरों में क्या हुआ था? घरों में कुआं होता था। जो गरीब टाइप के लोग होते थे उनको घरों में नहीं होता था, लेकिन अधिकतर होता था। प्रत्येक घर में एक रसोई घर, किचन। सिंक नहीं होती थी। सिंक तो आप लोग घर में होगी, उस समय नहीं हुआ करती, ठीक है। और इनकी जो नालियां होती थी गंदा पानी निकलने के लिए, वो उसी समय ढकी होती थी। अर्थात कह सकते हैं कि वह जो बीमारियां थी उनसे परिचित थे। वह जानते थे कि अगर घरों का गंदा पानी खुलेआम ऐसे करके घूमेगा तो उससे बीमारियां पैदा होंगी। उस समय जो एक बीमारी के लोग जानते थे उसका नाम था हैजा। क्या लगता है कि 2020 में, मार्च में, 2020 में, 21 में जो कोविड आया था वो क्या था? 20 में आया था ना? 20 में, 19 में आया था। कोविड-19 19 में आया होगा, ठीक है। मतलब शायद है कि 20 तक चला था ना, 19 में आया था मार्च में, ठीक है, कंफर्म हो गया, शांत हो जाइए। अब ये नालियां जो है ढकी होती थी, ये एक प्रकार की हैजा ही होती है। जब उस समय हैजा आती थी तो पूरा एक एक गांव समाप्त, क्योंकि दुकान पे गए,
हमारे हैजा है, पड़ोसी दे दिया, क्योंकि ये एक प्रकार की संक्रमित करने वाली बीमारी होती है, इन्फेक्शन फैलाती है। अब इतना पहले तजुर्बा हुआ नहीं करता था। जैसे कि एक बीमारी संक्रमित रूप से आज भी चलती है, पता सबको है, लेकिन उसका संज्ञान हम लोग एक अलग तरीके से लेते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं चेचक, चिकन पॉक्स, नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो चिकन पॉक्स होता है, ये भी एक प्रकार की संक्रमण पैदा करने वाली बीमारी है। उसके उपाय में क्या आता है? रोज बिस्तर बदला जाना चाहिए, नीम का पानी का छिड़काव होना चाहिए, कंघे का यूज ना करें, बजाय जिसके ये चिकन पॉक्स होता है उसके सिर में भी फुंसियां निकल आती हैं। अगर उसने वो कंघा यूज किया है, वही कंघा यूज कर लिया आपने, तो संक्रमण करने वाली बीमारी है ना, तो आपके पहुंच जाएगा। हम लोगों ने उसमें बहुत सी सावधानियां बरत ली हैं, हालांकि उसको एक दैवीय नाम दिया गया है। क्या नाम है? माता। तो ध्यान रखें, माता अक्सर आ जाती है घर में, और उसका ध्यान रखें। ठीक है, खैर मैं इससे आगे निकलता हूं। ये नालियां ढकी होती थी आज की तरह। दूसरी सबसे खास बात है कि जो घर बने हुए होते थे, ये पक्की ईंटों के थे। ईंटें कैसी थी? ये पक्की ईंटें। और जो ये ईंटों का जो आकार है, हमने उनसे ही छीना है, क्योंकि उस समय भी 4:2:1 की ईंटें बना करती थी। यानी जिस प्रकार की आज आप ईंटें देख रहे हो, इस प्रकार से बनी हुई, शायद ऐसी तो ईंट होती है। इसी प्रकार की ईंट पहले भी हुआ करती थी और आज भी ईंटें हुआ करती हैं। तो ये आकार उन्हीं का बना हुआ है। हाँ, सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहां पर हमें पक्की ईंटें नहीं मिली हैं, कच्ची ईंटें मिली हैं, और वो है रंगपुर और प्लस कालीबंगा। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं, पक्की ईंटें प्राप्त नहीं हुई हैं। और भी ऐसा माना जाता है कि नगर नियोजन की व्यवस्था के अंतर्गत ये जो नगर बसते थे, ये नदियों के किनारे होते थे। तो पॉइंट ये आता है कि फिर हड़प्पा कहां पे थी? कौन सी नदी किनारे? सिंधु तो थी, लेकिन सिंधु के और भी करीब एक नदी थी, वो थी रावी नदी। तो ये कौन सी नदी किनारे थी? रावी नदी किनारे। फिर पॉइंट ये आता है कि आखिर नदियों के किनारे ही ये शहर क्यों बसाए जाते थे? तो सीधा सा कारण है कि हमारे पास व्यवस्था होती थी किसकी? पानी की। अगर पानी होगा तो इसके तट के किनारे जो जमीन होगी उसमें क्या चीज होगी? नमी होगी। और जब नमी होगी तो उसमें खेती अच्छी होगी, और जब अच्छी खेती होगी तो हम दूर से ढोके पानी क्यों लेके आएंगे? हम नदियों के किनारे ही शहर बसाएंगे ना। वो कहावत है कि पहले नदियां होती थी, नदियों के किनारे लोग होते थे, और लोग रहते थे घरों में। तो कहावत यह थी कि हम नदी के किनारे रहते हैं। अब पहले की नदी अब आज का शहर बन गई है, और हम कहते हैं कि उस शहर के किनारे से नदी बहती है, जबकि पहले नदी के किनारे क्या होते थे? शहर होते थे। और अब शहर के किनारे क्या होती हैं? यही फर्क है मानव में, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे वहां कचरा करेंगे, सही काम करेंगे ही नहीं। खैर, तो इसी कारण ये जो शहर हुआ करते थे वो नदियों के किनारे बसते थे। हाँ, पॉइंट ये था कि यहाँ पर पक्की ईंटें मिलती हैं, पक्की ईंटों से ही घर बने हुए थे। और सबसे खास विशेषता यह थी कि बहुत बहुत बड़े अन्नागार हुआ करते थे। अन्नागार का मतलब यह हो गया कि जो आजकल हमारे यहाँ कुठिया कहते हैं, उनको धान रखने वाली क्या होती है? अरे ग्रामीण क्षेत्र में कुठिया ही तो बोलते हैं। यहाँ कोई ऐसा जिसने कभी गाँव ना देखा हो? है कोई ऐसा क्या? अरे तो देख लो, वरना चूक जाओगे वो देखने को जिसे असली भारत कहते हैं। गांव ही असली भारत है। शहर क्या है? शहर विकसित लोगों का बिगड़ा हुआ मूल रूप है, उसे शहर कहते हैं। बुरा मानने वाली बात नहीं है, शहर में तो हम सभी भागते हैं। कहावत है कि देखो सड़क तुम अब आई हो गांव में, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। ठीक है, खैर कोई नहीं, मेरी बातों का अर्थ तो निकलेगा नहीं। यहां पे अर्थ निकालने के लिए भी आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। एक लाइन में भी अगर आप लाइनें बना लें, उसे कहते हैं अच्छा प्रशिक्षु।
प्रशिक्षु कौन को समझते हैं? शिक्षा ग्रहण करने वाला। एक पॉइंट को समझ के आप उसमें दिमाग लड़ा कि आखिर ये शब्द बोला क्यों गया था। यहां पर कहा गया कि बड़े बड़े क्या थे? अन्नागार, अन्न रखने वाले। अब अगर किसी बच्चे से यह बात बोल दी जाए कि वहां पर उस समय 2500 ईसा पूर्व में बड़े बड़े अन्नागार हुआ करते थे, 41 मीटर लंबे और 17 फीट चौड़े और 11 फीट ऊंचे, इतने इतने लंबे और बड़े बड़े अन्नागार हुआ करते थे, तो एक बच्चा सोचता है अन्नागार का मतलब है अन्न रखने वाली जगह। अन्न तो तब रखा जाएगा ना जब अन्न होगा। तो तात्पर्य यह हो गया कि उस समय लगता है अन्न पैदा होता था। तो पॉइंट यह आएगा, कौन सा अन्न पैदा होता था? गेहूं, चावल, राई, मटर, सरसों, कौन सा होता था? बंदा सोचेगा, उसमें अध्ययन करेगा और फिर जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा उस निष्कर्ष को वो लिखेगा कि देखो गेहूं भी था, चावल भी था, राई भी होती थी, मटर भी होता था, सरसों भी होते थे। ये सब अन्नागार में रखे जाते होंगे। फिर पॉइंट, रखता कौन था? मानव रखेगा। लेकिन इतना बड़ा अन्नागार बना के क्यों रखेगा? इसका मतलब यह है कि उस पूरे गांव का या उस पूरी परिवार की प्रणाली का कोई ना कोई एक प्रमुख होता होगा, कोई ना कोई मुखिया होता होगा ना। अब केवल मैं तो रखूंगा नहीं अकेले के लिए, और ना ही मेरे परिवार में अगर 5 लोग हैं तो इतने बड़े अन्नागार को खा जाएंगे, नहीं खा पाएंगे। इसका मतलब यह हो गया कि पूरे गांव की भलाई के लिए कार्य होते थे। इसका मतलब है कि उस समय अगर राजतांत्रिक व्यवस्था होती होगी तो वह व्यवस्था होती होगी जनतांत्रिक, ना कि राजतांत्रिक। जनतंत्रात्मक का मतलब होता है लोगों के लिए काम करना। इस समय जो भारत में प्रणाली है वो जनतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक है? कौन सी है? कुछ लोगों मुंह से निकल रहा है राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है एक ही राजा का नियंत्रण होना पूरे भारत में। लेकिन हम लोग राजा अपने आप चुनते हैं ना? क्या तुम लोगों ने नहीं चुना अभी तक? चुना होगा, कुछ लोग वोट दे चुके होंगे अब तक। किसी पास पानी हो तो रख देना, ठीक है? ठीक है। ये हो गया हमारी नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है कि इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे शहर बसे हुए होते थे और वहां पर घर होते थे। उन घरों का जो मुख्य द्वार है वह सड़कों की तरफ ना खुल करके पीछे गली की तरफ खुलता था। क्यों? पहला कारण कि इससे सुरक्षा होती थी चोरों से और डाकुओं से। अगर वह मुख्य रोड से आएंगे तो यहां पर डायरेक्ट नहीं घुस पाएंगे, ये बंद होगा, और जब तक बैक गली में जाएंगे तब तक कोई ना कोई सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है कि रोड पर चलने वाले परिवहन से सुरक्षा। रोड पर जैसे एकदम बच्चा गेट से निकला, भाग पड़ा रोड पे, एक्सीडेंट हो गया ना। अब पॉइंट सोचने वाला यह भी है कि इसका मतलब यह हो गया कि परिवहन के रूप में सवारियां चलती होंगी। पॉइंट तो ये भी आ गया। इसका मतलब है कि किसी ना किसी प्रकार की रथनुमा चीज या हमारे जो वर्तमान में वाहन हैं इस प्रकार से कोई ना कोई वाहन होता होगा। अगर होता होगा तो जाहिर सी बात है कि उस समय इंजन तो होता नहीं था, तो किससे परिवहन होता होगा? जानवरों से, बैल के द्वारा, भैंस के द्वारा, घोड़ों के द्वारा। हम देखते हैं पूरी हड़प्पा सभ्यता में कि घोड़ों का कोई भी प्रमाण नहीं है। इसका मतलब कि उस समय घोड़े नहीं थे। घोड़े नहीं थे इसका मतलब है कि रथ नहीं होते होंगे। जाहिर सी बात है क्या होता होगी? बैलगाड़ी, जिसको एक नाम दिया गया है इक्का गाड़ी। क्या कहते थे इसको? इक्का गाड़ी। और इस इक्का गाड़ी को बैल खींचते होंगे ऐसा माना जाता है। ठीक है, इक्का गाड़ी क्यों है? एक ही व्यक्ति या फिर एक ही व्यक्ति मतलब जानवर के द्वारा एक खींची जाती होगी। हाँ, एक ही व्यक्ति के द्वारा। घोड़ा एक ही तो मचता है, शायद मचता है, मचाना कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके सामाजिक व्यवस्था की।
इतना टाइम निकाल लेंगे कि आज की थ्योरी आज ही लिख जाए, ठीक है। 15 मिनट बचा है, तो अब लिख ही लो है। हमसे बात करनी थी। हाँ, यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो इस क्लास के बाद में दूसरी क्लास में जाएं थोड़ी देर के लिए। ऐसा बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी, देखो मैसेज बच्चों के ढेर सारे आ रहे हैं, मैं कईयों के तो रिप्लाई नहीं करता हूं, उसके लिए सॉरी। अच्छा, गर्ल्स के ग्रुप में बॉयज कौन ऐड है? ठीक है, आप लोग हेलो लिख के भेजेंगे नाम से तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। सुनिए पहले आप लोग, गर्ल्स के ग्रुप में बॉयज कौन है? अगर मैंने नंबर निकाल के फार्म से मैच किया तो मैं उसको कोचिंग से आउट कर दूंगा, उससे बेहतर कि वो अपने आप लेफ्ट हो जाए। आज क्या बोला? आज अपने ही आप ग्रुप को छोड़ दे, अन्यथा की स्थिति में फार्म से हम नंबर मिलाएंगे उनका और फिर उनको एकदम बाहर। लिंक किसी ने दिया होगा या फिर किसी गर्ल्स ने भेजा होगा। नहीं, डीपी में तो खैर बॉयज, मान लीजिए ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां अपने भाई का फोटो लगा देती हैं या किसी और का लगाती होंगी तो लगाए, हमें दिक्कत नहीं है, या उनके पिताजी का फोटो लगा होगा। एक कोई लड़की थी वो शायद अपना नाम भी बता रही थी ना, देखो मैंने सुबह देखे थे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो कुछ गर्ल्स के ग्रुप में रात को ढेर सारी बातें हुई होंगी, मॉर्निंग में मैंने मैसेज देखे हैं ढेर सारे। दूसरी बात यह भी हुई है कि उन्होंने मैसेज डिलीट भी किए थे, लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ मैसेज, मतलब हमारे फोन में मैसेज डिलीट किए हुए भी हमेशा पड़े रहते हैं। अगर आपने आल डिलीट कर भी दिया है, साइलेंट, मेरी बात को सुने आराम से, अगर आपने आल डिलीट कर दिया है तो भी मैं मैसेज में कभी भी देख सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, होता है आजकल सेटिंगें ऐसी आती हैं, ठीक है। तो डिलीट करने का कोई लाभ नहीं होगा। और ग्रुप में डिस्कस करें तो सिर्फ स्टडी की, कोई एक टाइम बना लीजिए, क्वेश्चन भेजिए, उसका डिस्कशन कीजिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो हाय, तुम कौन हो, मैं जे हूं, बोले तुम क्या करोगे जानकर, अपनी डीपी भेजो, है ना। कोई डीपी मंगा रहा था, वो कह रहा तुम क्या करोगे जानकर। अब इसको अभी लिखाएंगे हम, लिख के ग्रुप में, क्या फायदा उसका। एक बात ध्यान रखें, साइलेंट। अभी नोट्स बनाने की प्रक्रिया, मैं यही बातें तो मुझे करनी है। एसएससी का अभी जब मैथ शुरू हो जाएगा तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से मैथ पढ़ें, ठीक है। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से भी चर्चा की जाएगी इस बारे में, ठीक है। पहले इसको बंद कर दो क्योंकि हो गया, अब हम थ्योरी लिखाते हैं। तो पहला पॉइंट है, पहले डालो